नमस्कार जोहार, मैं हूं कीर्ति चौहान और आज आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक विशेष कार्यक्रम। जैसा कि हम सभी जानते हैं 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जो कि जन जन को आयुर्वेद को लेकर के जागरूक करने के लिए और वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद की पहचान बनाने के लिए बनाया जाता है। इस वर्ष तो उसकी 10वीं वर्षगांठ है और इस वर्ष इसका थीम भी है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। पहले हैं डॉक्टर साकेत कुमार, जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी रांची, और दूसरे हैं डॉक्टर कमलेश प्रसाद, आयुर्वेदिक चिकित्सक। चलिए उनसे मिलते हैं और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद दिवस पहले भारत सरकार धन्वंतरि जयंती के दिन मनाने का आदेश दिए थे, लेकिन इस बार सरकार ने फैसला किया कि आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा हर साल। चूँकि दिक्कत ये हो रही थी कि हर बार तिथि आयुर्वेद दिवस मनाने का धन्वंतरि बदलते रहता था, तो इसी कारण से फैसला सरकार को लेना पड़ा कि एक निश्चित तिथि तय कर दी जाए। तो तिथि 23 सितंबर को तय की गई है। इसी दिन हर साल मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। डॉक्टर कमलेश, आप इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे? तो नहीं, सरकार का ऐसा नियम हुआ कि धन्वंतरि जयंती कभी कोई दिन होता था, कभी कोई दिन होता था, तो इसलिए धन्वंतरि जयंती को भी आज ही के दिन मनाने के लिए आयुर्वेद दिवस मनाया गया। और इस बार जो है 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, जो जन जन के लिए है, ताकि जन जन तक ये कैसे पहुँचे, इसलिए आयुर्वेदिक दिवस को मनाया जा रहा है। जी, आज हम हर एक स्तर पर आयुर्वेद को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और आयुर्वेद को समझने के लिए सबसे मूल प्रश्न जो आएगा वो यही है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। सर, आपसे जानना चाहेंगे आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई? आयुर्वेद की उत्पत्ति बहुत पहले हुआ है कि देवी देवताओं में के समय में भी राक्षस रहते थे, तो युद्ध होता था उन लोगों में, तो उसमें लोग को अंग कट जाना, घायल हो जाना, पहले बीमार पड़ते थे। तो देवी देवता में भी ऐसा था कि उनका कैसे उपचार किया जाए। तो समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए धन्वंतरि, और उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान सब बहुत से ऋषि महर्षि को दिया, जिसमें अश्विनी कुमार का भी पहला स्थान है। तो उन्होंने जन कल्याण के लिए उस समय आयुर्वेद का अमृत कलश लोगों को दिए, उनसे ये प्रारंभ हुआ। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति इतनी पुरानी है, तो क्या आज के आधुनिक दौर में भी आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आज भी ये प्रासंगिक है? देखिए, ये चिकित्सा पद्धति तो 5000 वर्ष पुरानी है। ऐसी माइथोलॉजिकल में, ऐसे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जो ब्रह्मा ही आयुर्वेद चिकित्सा को बताए थे, जो अश्विनी कुमार को बताए थे, और समुद्र मंथन में जो भगवान धन्वंतरि अवतरण हुए और उन्होंने अमृत कलश लेकर सभी को बांटा, ताकि सभी लोग माने दीर्घायु हों, है ना। तो इसीलिए आयुर्वेद दिवस जो है आयुर्वेद मनाया जाता है। जी, अभी आधुनिक दौर में आयुर्वेद चिकित्सा को आप कैसे देखते हैं? आधुनिक दौर में हम देखते हैं कि आजकल तो आयुर्वेदिक चिकित्सा और ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज का लाइफ स्टाइल जो है वो बदल गया है। फास्ट लाइफ है, लोग जाते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, जो मिला सो खा लेते हैं, अपने पेट का ध्यान नहीं रखते हैं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, चलते चलते खाते रहते हैं। तो इस तरह से उनके एसिडिटी, अम्ल पित्त की समस्या होती है, और अम्ल पित्त का समस्या होने से बहुत सब बीमारियां होती हैं। अम्ल पित्त में ही जब बार बार अम्ल पित्त होगा तो अग्नि मंद हो जाएगा, जिससे पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाता है। तो पाचन क्रिया जब कमज़ोर हो जाएगा तो खाना नहीं पचेगा, और उससे है कि एक तरह का टॉक्सिन निकलता है। उस टॉक्सिन को हम लोग आम बोलते हैं। तो वो आम जो है
वो आम या टॉक्सिन सारे शरीर के जोड़ों में जा कर के जमा होने लगता है। जी। तो इसके चलते ही बहुत सा देखते होंगे जोड़ दर्द होता है और भी होता है। तो इस तरह से समस्या बढ़ते जाती है। इसलिए रोग का पहला निदान है कि पेट ठीक तो सब ठीक। जी। पेट अगर गड़बड़ तो सब गड़बड़। तो इसलिए आजकल खाने का क्वालिटी पर लोगों का ध्यान नहीं है, सिर्फ अपने काम पर ध्यान है। तो इसलिए अपने खाने की क्वालिटी पर भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। जी डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है? आयुर्वेद का सिद्धांत है वात पित्त कफ। जी। एक श्लोक में आया है सम दोष समाग्निश्चय सम धातु मृक्रिया, जिसका स्वस्थ सब चीज़ समान रहेगा उसको निरोग रहेगा, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा इंसान। इसलिए हम लोग को पथ क्या मेरा पथ है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इसकी जानकारी हमें आयुर्वेद देता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे औषधीय प्लांट हैं, घर में भी हमारे किचन में जितने भी मसाले हैं सब में औषधीय गुण है। जी। कुछ भी हो, पहले के समय में दादी माँ जो जानकारी रखती थी, कुछ भी हुआ तुरंत घर से मेथी है, जीरा है, अदरक है, दालचीनी है, सब चीज़ तो घर में है, तो बाहर से दवा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत सारे रोग का उपचार घर में ही हो जाता था, लेकिन अब इस प्रथा को लोग भूल रहे हैं। आज लाइफ स्टाइल बदल गया है, लेट सोना, देर से उठना, यह सबसे बड़ा अवगुण है। हमारे लोग के बीच में आयुर्वेद बताता है कि हम लोग को शाम के पहले खा लेना चाहिए, शाम होते खा लेना चाहिए खाना, रात में तो खाना नहीं चाहिए, और सुबह भी सवेरे उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, दिनचर्या में इसको शामिल करना होगा। इसलिए आयुर्वेद दिवस के बनाने में ये सबसे बड़ा आती है कि ताकि लोग को जागरूकता बढ़े, इसके प्रति लोग को आदत दिलाई जाए, यही इसकी मेन लक्ष्य है। और डॉक्टर कमलेश, क्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, ये त्रिदोष सिद्धांत पर आधारित है, त्रिदोष और पंच महाभूत। तो ये जो दोष हैं जैसे वात पित्त कफ, ये पंच महाभूत से गाइडेड होते हैं। पंच महाभूत बोलते हैं धरती, आकाश, जल, अग्नि, ये सारा चीज़ का प्रभाव हम लोगों के दोष पर पड़ता है। और ये प्रकृति जिस तरह से जो प्रकृति जिस आदमी का रहता है वो ज़िंदगी भर नहीं बदलता है, वही प्रकृति का आदमी होगा। दिक्कत तब होती है जब इनके दोषों में बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। जी। जब जो दोष बढ़ गया, जैसे वात दोष बढ़ गया तो आदमी को वात का प्रॉब्लम होगा। अब वात जो है जैसे गैस बनना, जोड़ों में दर्द होना, बहुत सा प्रॉब्लम है। पित्त जो है, पित्त अग्नि से रिलेटेड है, पित्त पाचक का काम करता है, तो इसलिए हम लोगों का पित्त अगर सामान्य है तो हम लोगों का सारा खाना पचेगा। कफ जो है स्निग्ध है, जिससे स्निग्ध मतलब उसमें लचीलापन है और वो सारे शरीर को जैसे हार्ट को सभी को चलायमान रखता है। तो हम लोग पित्त से समझते हैं कि गति, अगर किसी में गति है तो ये बात में गति है, इसलिए हम लोग बात समझते हैं। पित्त में अग्नि हो गया और कफ में स्निग्ध है जो लचीलापन है जो होता है। तो इसलिए ये अगर साम्य अवस्था में है, डॉक्टर साहब ने सिर्फ ठीक कहा, सम दोषा समाग्निश्चा सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थिति विद्यते। तो लेकिन एक चीज़ और है कि आत्मा और मन दोनों प्रसन्न होना चाहिए। सारा दोष ठीक है, नॉर्मल हो, धातु भी नॉर्मल हो, लेकिन आत्मा और मन प्रसन्न हो। अगर आत्मा और मन प्रसन्न नहीं है तो आदमी रोगी हो जाता है। जैसे मन के कारण से ही मनोरोगी बहुत होते हैं, मानसिक रोग होने लगता है और तो इसलिए ये इंडिकेट करता है कि ये पूरे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करता है आयुर्वेद। जी, दोनों से जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कुछ कदम जो है उठाए जा सकते हैं?
सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम इसके लिए किए हैं। जैसे आयुष ग्राम का ही चयन हुआ है। हर ग्राम क्षेत्र पर देखिए 10 गांव में 5 गांव पर 15 गांव पर एक आयुष ग्राम बनाया गया। उसमें औषधीय प्लांट जो कि आसानी से मिल सकता है उसको लगवाया गया। उसके गुण और क्या क्या उसके फायदे हैं कि पौधे का कौन अंग हमको खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हजारों हजार प्लांट हम लोग आयुष ग्राम में लगवाए हैं। उसका कैसे रखरखाव करना है इसकी जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग खास कर जाकर दिए हैं और अब आगे भी कार्यक्रम में दिया जा रहा है। और जो हमारे पास आस में है जैसे सहजन का पेड़ कितना प्रोटीन है, कैल्शियम है, जो कि हम लोग उसको सेवन करेंगे तो कैल्शियम की कमी ही होगी। तो ऐसी आदत परंपरा डालनी जो कि बच्चे में खास करके छोटे बच्चे से ही उसको इसके प्रति जागरूक करना होगा हम लोग को, तभी इस फायदा हम लोग को ज़्यादा मिलेगा। और अभी इसका कैंप भी सरकार 17 तारीख से 2 तारीख हर आरोग्य मंदिर में लग रहा है। इसमें जागरूकता बढ़ाई जा रही है। महिलाओं को पर जोर ज़्यादा है क्योंकि हमारी महिलाएं जो है वो स्वस्थ रहेगी तो परिवार मेरा सशक्त होगा। सरकार का भी इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, तभी अपने बच्चों पर ख्याल रखी, परिवार पर ख्याल रखी। और आयुर्वेद का जो जानकारी है जो हमारे घर में घर के किचन में आ रहा है, बहुत सारे दवा हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं और हम निरोग रह सकते हैं। सवेरे सोकर उठना, बच्चे में आदत डालनी होगी। मोबाइल आ गया है, बच्चे माँ देती बच्चे को कि उसी से बच्चा खेलेगा, लेकिन ये बहुत गलत परंपरा है। बच्चे में बहुत सारी विकृतियाँ आती जा रही है इसके चलते। खाना खा रहा है, टीवी देख रहा है, तो ये सब चीज़ में जागरूकता लाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर कमलेश, जैसे कि डॉक्टर साकेत ने बताया कि बहुत सारे कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा भी, और हम भी बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। जैसे बच्चों को यदि हम समझाएं कि वो फ़ोन का कम इस्तेमाल करें, अपने खान पान में बदलाव लाएं, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से ऐसे कदम हो सकते हैं जो हम उठा सकते हैं और आयुर्वेद को और लोकप्रिय बना सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा सबसे अधिक है कि औषधीय प्लांट लगाना। जहाँ जहाँ है, करीब करीब ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ है उसको मेडिसिनल प्लांट लगाया जाए और वो लोगों को बताया जाए कि ये मेडिसिनल प्लांट है। जैसे आजकल देखते हैं कि एलोवेरा का खेती बहुत लोग कर रहा है, एलोवेरा का खेती बहुत लोग कर रहा है। तो एलोवेरा जो है लीवर को भी ठीक करता है, बाल को भी ठीक करता है, स्किन के लिए भी लाभदायक है। तो इस तरह से जो भी प्लांट है, चित्रक है, एलोवेरा है, इसी तरह से बड़े प्लांट हैं। जैसे बड़े प्लांट में हो गया अर्जुन हो गया, जामुन हो गया, गुलर हो गया, इस तरह से प्लांट लगाना चाहिए। आजकल तो बड़े बड़े प्लांट का माने ख़त्म होते जा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट लग रहे हैं और बिना फल वाला प्लांट लग रहे हैं। पहले तो फल वाला भी प्लांट लगते थे, तो आम, तो इसलिए बड़े बड़े प्लांट लगना चाहिए। आजकल इतना हृदय रोगी मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? हृदय रोगी मिलने से अगर उनको अर्जुन का छाल का काढ़ा प्रतिदिन 20 ml के मात्रा में दिया जाए तो बहुत से हार्ट जो है ठीक हो जाएगा हृदय रोगी। इसलिए जन जन तक पहुंचाना है। दूसरी बात, सभी अस्पतालों में औषधीय भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ भी है वहाँ पर कम से कम जड़ी बूटी का स्टोर करना चाहिए ताकि लोगों को दें और लोगों को बताएं कि ये काम करता है, ये अच्छे लाभदायक है। पहले जैसे बच्चों को आजकल बोलते हैं कि मोबाइल दे देता है लोग और खाना खाता है मोबाइल देख के। पहले माँ क्या करती थी, सबसे जन्म लेते ही जायफल का नाम आप सुने होंगे, बच्चे को पहले जायफल को घिस करके माँ के दूध में दिया जाता था। उसका कारण यही था कि उससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहता था, पेट ठीक रहता था और शरीर गर्म रहता था
और खांसी सर्दी नहीं होती थी। जी। इसलिए इनका प्रयोग करना चाहिए। जी, आप दोनों ने कई सुझाव दिए और उसमें एक बहुत प्रमुख निकल के आया कि अगर आप जैसे पुरानी पद्धतियां थी, हमारी ज़िंदगी जीवन शैली पहले जैसे थी, वैसा यदि हम आज कर लें तो हो सकता है कि इसको और लोकप्रिय बनाया जा सकता है। पर एक सुझाव जो मैं समझती हूँ कि यदि कोई भी बदलाव लेकर के आना है ना, तो सबसे पहले यदि आप बच्चों को सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीखते हैं और लोगों को बताते भी हैं। तो आप लोगों का क्या विचार है कि स्कूलों में और कॉलेजों में क्या आयुर्वेद के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए? ये जरूरी हो गया है। आज के युग में भागम भाग दौड़ जो है, इसमें बच्चों को ही आदत पहले डलवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे में आदत डलवाएंगे तो बच्चे से बड़े भी कुछ सीख लेंगे कि बच्चा बड़ा ऐसा मना कर रहा है कि ये चीज़ नहीं करना है, हमको सवेरे उठना है, सवेरे उठना है, सवेरे शाम को हम लोग खाना खा लेना है, तो बच्चे से भी वो लोग सीख सकते हैं। इसलिए स्कूल में बच्चे से ही इसका एक क्लास होना चाहिए। मेरे समझ से हम लोग का यही सुझाव रहेगा कि आयुर्वेद के बारे में जितनी जानकारी दी जा रही है, ठीक है, वो तो दी जा रही है, कि बच्चों को खास करके स्कूल में भी हमारे औषधीय प्लांट लगेंगे। बच्चे रोज़ वहाँ पर गेम खेलते हैं, बच्चे योगा करते हैं, वो देखेंगे प्लांट को थोड़ा उसका स्वाद भी लेंगे कि कौन प्लांट किस रोग में कैसा लगता है खाने में। इससे उनको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा और जब आदत उनकी रह जाएगी तो बड़े होकर ज़्यादा उसके प्रति जागरूक रहेंगे। जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने कि ना ही सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में पढ़ाना चाहिए, बल्कि आयुर्वेदिक प्लांट्स जो होते हैं, अगर उनका प्लांटेशन भी करवाया जाए बच्चों से, उनको समझाया जाए कि इनके क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत असर पड़ सकता है। डॉक्टर कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा गैप है एलोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा के बीच में। बहुत सारे लोग जो हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को आज भी नहीं समझते हैं उतना, और उसकी ओर उनका रुझान नहीं है। इन दोनों चिकित्सा पद्धति में क्या अंतर है? एलोपैथी और आयुर्वेद में क्या अंतर है? देखिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति तो जानते हैं कि 2 सिद्धांत पर आधारित है जी। वात पित्त कफ पर आधारित है। इसमें गड़बड़ी होगी तो रोग होगा। लेकिन एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति बैक्टीरिया पर है। सबसे पहले लुईस पास्चर ने देखा था कि इस बैक्टीरिया से तरह तरह के रोग होते हैं। तो इसलिए वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति बैक्टीरिया और लक्षण पर आधारित है। जैसा लक्षण होगा वैसा दवाई होगा। बुखार है, बुखार के लिए एंटीपायरेटिक होगा। लेकिन आयुर्वेद समूल रोग का नाश करता है, समग्र रोग का इलाज करता है। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सबसे अच्छी और सुलभ है, जो सभी गांव-गांव में जानी चाहिए। आधुनिक चिकित्सा पद्धति का चूँकि अंग्रेज़ सरकार आया और ये दवा जल्दी काम करती थी, तो इसलिए लोगों ने इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ। आयुर्वेदिक का प्रचार प्रसार बहुत कम हो गया, जिसके कारण से लोगों को आयुर्वेद के तरफ से विमुख होते गए और आधुनिक चिकित्सा की ओर जुड़ते गए। आज भी आधुनिक चिकित्सा में बहुत सा रिसर्च है, सर्जरी हो रहा है। तो पहले सर्जरी आयुर्वेद में भी होता था, लेकिन सर्जरी के विकास के कारण अभी हार्ट का सर्जरी हो रहा है, ब्रेन का सर्जरी हो रहा है। इसलिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति ज़्यादा लोगों तक पहुंच है, सुलभ है। और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ये माने थोड़ी पीछे रह जाती है, थोड़ी पीछे रह जा रही है। डॉक्टर साकेत, आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज नहीं है। अगर कोई सरल आपको बीमारी है तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन कोई जटिल बीमारी हो गई है तो आपको फिर आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर ही जाना पड़ेगा। ये किस हद तक सही है? क्या हम लोगों को दोनों दवाइयाँ एक साथ लेनी चाहिए, या फिर आयुर्वेद में हर तरीके के बीमारियों का इलाज है? आयुर्वेद में भी एक कहना गलत है कि आयुर्वेद में इलाज नहीं है। आयुर्वेद में ऐसे सारे सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जड़ से वो खत्म होगा। जैसे अभी शरद ऋतु है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। तब पित्त का प्रकोप जो बढ़ेगा तो आदमी को रक्त विकार होगा। रक्त विकार जब ज़्यादा दूषित हो जाएगा तो शरीर स्किन का डिजीज ज़्यादा अभी उत्पन्न होता है। तो जैसे सोरासिस है,
वैसे कुछ जान रहे हैं कि एलोपैथ में समूल नस्ल का इलाज नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में जब हम इलाज करते हैं तो भले उसको 2 बरस 3 बरस टाइम लगता है, लेकिन जड़ से खत्म होता है सोरासिस। हमने बहुत मरीजों को, अनेकों मरीजों को इसका इलाज किया है, और वर्णन हमारे वेद में भी ये सब वर्णन आया है, पुराने ग्रंथों में वर्णन आया है कि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। गांठ हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, उसका भी इलाज है। ऐसी बात है कि नहीं इलाज है, इलाज है, लेकिन धैर्य की आवश्यकता है। तुरंत हुआ तुरंत उसको, आजकल चाहते हैं, लोग चाहते हैं तुरंत आज रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट इसमें थोड़ा देर लगा, लेकिन कोई भी इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये तो तय है। इसलिए आजकल एक दवा पड़ती है एक बीमारी का एलोपैथ में, दूसरी रोग उत्पन्न गैस और एसिडिटी का दवाई भी देते हैं उस तरह का। लेकिन हम लोग का दवाई जो है इसमें एक दवाई में अनेक काम करता है, ज़्यादा दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, उस समूल नष्ट करने के लिए, जड़ से खत्म करने के है। जैसे साइनस हुआ, दमा हुआ, इस सब में इतना हम लोग में सटीक दवा है जिसका हम बहुत लाभ लोगों को मिल रहा है। आयुर्वेद दिवस जो है हम पिछले 10 वर्षों से मना रहे हैं, और इस वर्ष इसका थीम है आयुर्वेद जन जन के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए। डॉक्टर कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस थीम का क्या मतलब है, किस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं हमें? देखिए, इस थीम का मतलब है कि आयुर्वेद को जन जन तक, माने आयुर्वेद का जन जन तक ही पहुँचे जी। इसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, ये जन जन तक पहुँचना चाहिए जी जी। और ये पृथ्वी के लिए है कि इसमें जो हम लोग बड़े प्लांट लगाते हैं, आजकल देख रहे हैं कि हर जगह ज़मीन का धंसाव होता है, मैंने ज़रा सा पानी पड़ा ये हो गया, तो आजकल छोटे छोटे, इसलिए बड़े बड़े प्लांट लगना चाहिए, बड़े बड़े औषधीय प्लांट लगना चाहिए, इससे पृथ्वी का रक्षा हो। क्योंकि 2 वृक्षों के बीच एक दूसरे के बांध के रखते हैं मिट्टी को, इसलिए कटाव नहीं हो, इसलिए मैंने इसको करना चाहिए। डॉक्टर साकेत, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? वन संपदा हमारा बहुत ज़्यादा खत्म हो रहा है जी। वन प्राणी हमारे खत्म हो रहे हैं, तो उसका संरक्षण जरूरी है कि जब वो संरक्षण जब नहीं करेंगे तो हमारा प्रकृति पर असर पड़ेगा। इसका गर्मी के दिन में गर्मी बढ़ जाएगा, जाड़ा में बहुत जाड़ा बढ़ जाएगा, तो प्रकृति में असंतुलन हो गया है। तो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए भी आयुर्वेद बहुत जरूरी है। मतलब प्लांट ज़्यादा लगवाइए, जितना मेडिसिनल प्लांट है ऐसे भी और जो प्लांट का हम लोग को रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए अमृत के समान है। आंवला का पेड़ अब बहुत कम मिलता है, लेकिन आंवला इतना अमृत है, एक ही फल से अनेक उसका निदान है, अनेक रोगों में उस वर्ण ऐसे भी खाना चाहिए, रसायन है वो। तो वैश्विक स्तर पर आप क्या भविष्य देखते हैं आयुर्वेद का? सिर्फ भारत में ही नहीं, आयुर्वेद का आने वाले समय में क्या भविष्य है? देखिए, योगा का महत्व बहुत ज़्यादा इसमें है। आयुर्वेद में योगा पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि हर कस्बे में जो योगा शिक्षक प्रशिक्षक आ गए हैं जो कि योगा का काम कर रहे हैं। लोगों को, बच्चे लोगों में खास करके खेल पर तो ध्यान नहीं दिया रहा है। दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ हम लोग कहा गया कि तैराकी करना सब व्यायाम से बड़ा व्यायाम है, लेकिन तैराकी तो हम लोग शहर में भूल ही गए हैं। अभी भी गांव में जाएगा सब बच्चा तैरने के लिए जानता है, कुछ जल्दी मार नहीं पड़ता है, लेकिन शहर में देखिए कोई बच्चा कोई पानी में तैरने के लिए कभी जानता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ पर भी ध्यान देना होगा। विदेशों में प्रचलन है कि छोटे बच्चे को तालाब में तैराना है, उसको लिए व्यवस्था किया गया है। यहाँ भी शहर में हम लोग का व्यवस्था भी नहीं हो पाया, लेकिन होना चाहिए। तैराकी बहुत जरूरी है। आज जितने भी हमारे दर्शक इस विशेष कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि उनको आप आयुर्वेद को अपनी ज़िंदगी में जोड़ने के लिए कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? हम लोग तो वही संदेश देते हैं कि आयुर्वेद अमृत है। आयुर्वेद अपनाने से हम लोग सभी लोग परिवार वालों को फ़ायदा होगा, सभी लोग जन जन को फ़ायदा होगा, और हम लोगों में इतना बूस्टअप शरीर हो जाएगा, इतना इम्यूनिटी आ जाएगा कि हम लोग जल्दी प्रयत्न करें कि बीमार ही ना पड़े, बीमार ही पड़े। इतना अपने आप को सब दिनचर्या का पालन करेंगे, आहार विहार का
जो नियम है वो पालन करेंगे, सब कर लेंगे पालन, तो हम लोग जल्द बीमार नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर आपको जोड़ना चाहें? देखिए, आयुर्वेद स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना जी। और तब विकार को शमन करना। स्वस्थ मनुष्य है, उसका स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, तो ये आयुर्वेद के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि इसी में आहार विहार सभी चीज़ का वर्णन है। और अगर उसके बाद शरीर रोगी हो गया तो इसमें दवा का भी व्यवस्था है, वो दवा देना चाहिए ताकि रोगी जल्दी से ठीक हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय को लेकर के इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आज हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है। यदि आप इसको अपनाते हैं तो जो एक भ्रांति चलती आ रही है कि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज नहीं है, वो आपका टूटेगा और आपको समझ में आएगा कि आयुर्वेद जो है वो कितना ज़रूरी है और इसको अपनाना कितना सही है, क्योंकि ना ही सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पृथ्वी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार।